नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और आज हम एक बार फिर मॉर्निंग वाइब्स मंसूर विद निदा के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। और इसी के साथ साथ ही मंसूर सर्दियां आ गई हैं और सुबह इतनी ठंडी और उसके साथ गरम गरम चाय, क्या कॉम्बिनेशन है। मगर इसी के साथ साथ ही मैं एक गुड न्यूज़ देती जाऊं कि नेक्स्ट वीक के अंदर आप मॉर्निंग वाइब्स और गरम चाय के साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग सा हम यहाँ अपने सेट से एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं। और जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइजर्स और फैशन डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट और मेल और फीमेल मॉडल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। और अदरवाइज़ अगर हम देखें तो उसी के साथ साथ ही हम इसके अंदर एक ब्यूटी कंपटीशन भी ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इस तरीके की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और जो मैडम ने वाजे किया आपको कि हम ला रहे हैं अपने इस शो में एक शानदार सा फैशन शो, और उस फैशन शो में बहुत सारी रंगीनियां हैं आपके लिए, बहुत सारा मिर्च मसाला है आपके लिए। आपकी सुबह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैडम ने ये फैसला किया है कि आपको ज़िंदगी के सारे रंग जो हैं वो हम इस स्टेज से दिखाएंगे। और इस सिलसिले में आज हमने एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर, कराची में बहुत तेज़ी से इन्होंने अपना नाम बनाया है, हर महफिल की जान होते हैं, फैशन शोज़ में बहुत तेज़ी से ऊपर आए हैं, बहुत तेज़ी से तरक्की की है। एक ऐसा नौजवान जो सबके दिलों में घर कर चुका है, फैशन डिज़ाइनर भी है और अब मॉडल भी है और शो को ऑर्गेनाइज भी करता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे दोस्त निदा के भाई मरजान मशहदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मरजान? करम वाला का अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपकी जो है वो कल रात में भी सुना है जरा बड़ा धुआंधार आपका कोई फैशन नाइट थी और बस आप 2-4 घंटे की नींद लेकर मैडम के बुलावे पर आ गए? जी जी, ये बात तो है। कल फैशन शो था हमारा एक PSCC में, और बहुत खूबसूरत फैशन शो किया कल साहिबा ने। ज़बरदस्त रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, सेट बहुत हसीन लगा हुआ था और ऑडियंस ने तो फिर आके 4 चांद लगाने ही थे। मॉडल्स भी बहुत खूबसूरत थी, काम बहुत अच्छा हुआ। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम हम उसके क्लिप्स दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप कल थी जो जगह इन्होंने बताई है PSCC? बिल्कुल बिल्कुल, कल के फैशन शो के अंदर मैं इनवाइट ज़रूर थी और मरजान ने भी मुझे इनवाइट किया था पर्सनली। मगर क्योंकि आपको पता है वेदर ठीक नहीं है, वायरल चल रहा है, तो मेरी 3-4 दिन से कुछ तबीयत सही नहीं है, तो मैं जा नहीं पाई थी। अच्छा, PSCC का क्या मतलब होता है वैसे मैडम? पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर। उत्तरी इसका मतलब ये है कि भाई नाजरीन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका जिस तरह साथ साथ चल रहे हैं, तो मैडम जो है वो शो भी जो है वो बस पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में कराती हैं। तो जिंदाबाद भाई मैडम, आप और आपके दोस्तों। डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, और लास्ट जो हम लोगों ने किया था वो रशियन कल्चर सेंटर में किया था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तरफ रशियन कल्चर सेंटर में प्रोग्राम करके आती हैं मैडम, दूसरी हफ्ते चली जाती हैं अमेरिकन कल्चरल सेंटर में, तो आप अंदाजा लगा लेंगे मैडम की शख्सियत जो है वो कितनी दमदार और धुआंधार है। अच्छा जी मैडम जी, आप जो फैशन शो प्लान कर रही हैं आज, उस प्लानिंग के लिए आपने अपने दोस्त हमारे भाई मरजान को यहाँ मदऊ किया है। इसके साथ साथ नाजरीन हमारे दरमियान एक ऐसा दोस्त भी मौजूद है, एक ऐसा भाई भी मौजूद है जो हमेशा कल्चरल एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं, बिज़नेस इनका कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन हमें हमेशा इनकी सपोर्ट हासिल रही है। रेहान सिद्दीकी अल मारूफ रेहान इलाहाबादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक है रेहान भाई, आज हमने आपको घेर घार के बुलाया है और हमने कोशिश की है कि जो दोस्ती का हक है ना वो हम इस तरह जो है वसूल कर रहे हैं। हम निभाएंगे बिल्कुल। आज जिंदाबाद। पहले हम निदा की बात का जवाब देंगे कि निदा ने आते के साथ ही कहा कि मैं सर्दी थी। सर्दी कौन से शहर में थी भाई? आप कौन से शहर से आई हैं? मैं, अरे भाईजान आपको अंदाजा नहीं है, मैं सुबह सर्दी। आप मुझे बताइए आप कौन से इलाके से आई जो आपको सर्दी लगी हुई थी? सुबह सर्दी हो रही है।
कौन से वक्त होती फजर की नमाज पे टाइम तो मैं जी, उठा होता हूँ। मैडम, नहीं, मैडम उस वक्त सोती हैं। मसला ये है क्योंकि लास्ट जो हम लोग गर्मियों का सीजन निकाल चुके हैं ना, उसके बाद अभी जो मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो ये कराची के लिए समझे यही सर्दी है, क्योंकि आगे अगले महीने भी मुझे यही लगता है कि पूरी जो यानी कि सर्दियों का आपने सीजन इसी है। सर्दी में खुश हो जाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको और आगे का सर्दी कुछ नहीं चाहिए। नहीं और नहीं चाहिए। देखे ना मैडम, मेरा स्वेटर इसी पहन के आ गई में- इन्होंने। आज मैं वही आज देख रहा हूँ कि स्वेटर भी है, क्या मसला है इतनी सर्दी कराची में? मैडम की तबीयत भी नासाज मेरी थी। तबीयत भी ठीक नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा, तबीयत सही नहीं है तो फिर माजरत है। हाँ जी बिल्कुल। कोई लेकिन बात सुबह सुबह जो मौसम की नहीं, मगर तब्दीली है ठंड हो रही उसके है। आसार जो है वो नुमाया होना शुरू हो गए हैं। हमारे भाई, हमारे दोस्त मरजान भी जो है वो जीन्स वीन्स पहने हुए हैं और शूज वूज ये तो आज जबरदस्त। लॉन्ग शूज पहने हैं भाई। काउ बॉय बन के आए। काउ बॉय क्या होता है मैडम? मुझे मैं एक मतलब काउ का बॉय। बिल्कुल। यार काउ बॉय जो होता है ना, वो आपने अक्सर इंग्लिश फिल्मों में पहले देखा होगा। इंग्लिश मैंने वो वाली इंग्लिश फिल्में नहीं देखी भाई, बुरी बात है। काउ बॉय वाली नहीं देखी तो मैंने। सर एक बंदा इसी तरीके की वो ड्रेसिंग किया हुआ होता है और वो उसने हैट पहना हुआ होता है और साथ में वो गन लगाई घोड़े भी होती है पे- हाँ, इधर। साइड पे घोड़े के गन ऊपर होता है, वगैरह टगड़क, घोड़े के टगड़क, ऊपर टगड़क, खिंचा हुआ टगड़क। होता है। क्या तो जिंदाबाद। वो काउ बॉय होता है और आज मरजान ने बिल्कुल वैसी ही ड्रेसिंग भी की हुई है। अच्छा, मरजान मरजान- ये खुद ने आपने क्रिएट किया या कहीं से लिया है? नहीं, पैंट तो रेडीमेड है और शर्ट में थोड़ा बहुत क्रिएशन करा है, इसकी बैक पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह है ना वो की है मैंने, अच्छा गुड। और बटन वगैरह इसके चेंज किए। हर मॉडल का लुक अलग होता है, उसकी हाइट अलग होती है, उसके फीचर्स अलग होते हैं, फिगर्स के मामलात अलग होते हैं। तो कैसे आप जज करते हो, कैसे एडजस्ट करते हो, कैसी क्रिएशंस हैं, ज़रा कुछ थोड़ा सा मेरे नाजरीन को बताओ ना। देखें इंटरनेशनल लेवल्स पे तो जो फिगर है ना वो सेट है 36, 24, 36 ये बिल्कुल साइज सही है, है। ठीक है ना। ये साइज ऐसा होता है कि मीडियम को भी आ जाता है और लेकिन small- ये खवातीन का है, मैं मर्दों की तरफ भी आऊंगा। हाँ, मर्दों की तो तरफ भी उनकी आएंगे। फिगर भी जहन में रखना। अच्छा जी जी ये जरूर ठीक है। उनका 40, 25, 40 है, शाबाश। ठीक है। मेल का ये है 6 फीट हाइट होती है इसमें। ख़वातीन भी यहाँ तो अब 6 फीट की हाइट की मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अलमिया ये है कि मॉडल्स जो है ना बस जो हसीन चेहरा वो मॉडल ने नहीं, मॉडल्स के कट्स निकले हुए होते हैं, जॉ लाइन निकली हुई होती है, कॉलर बोन्स निकली हुई होती है, डल सा कम्प्लेक्शन होता है उनका, वो जो स्क्रीन पे अच्छा आता है। आप इंटरनेशनल लेवल्स पे अगर मॉडल्स को देखेंगे तो वो देखने में खूबसूरत नहीं नज़र आती हैं और हम देखते हैं कि यार ये क्या पहनी हुई है ये सब कुछ वगैरह, लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है रैम की मॉडल अलग होती है, फ़ोटोशूट की मॉडल अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ मिक्स एंड मैच चल रहा होता है, यहाँ सब चल रहा होता है, तो ये चीज़ गलत है। मैडम ये क्या कह रहे हैं, मिक्स एंड मैच चल रहा होता है? आप तो चूंकि मॉडल हैं और Models? मॉडल्स के साथ मैं आपने कितनी काम हूँ? किया है, तो कैसा पहले आप मुझे ये बताएं कि मैं कितनी हूँ? आप कितनी हैं आपने मॉडल्स बोला ना। मतलब मैडम तो बहुत बड़ी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। आते जाते लोग कहते भी हैं भाई तुम्हारी मैडम बहुत बड़ी हैं। खैर ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी कि लड़कियां जो अब न्यू टैलेंट जो आ रहा है उसके अंदर बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं कि उन्हें मॉडलिंग का शौक़ ज़रूर होता है और अच्छी बात है कि आप कोई भी एक्टिविटी है आप उसे ज्वाइन कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो, मगर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब देखें एक 40+ औरत खड़ी होके बोले कि यार मैं मॉडलिंग करूं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है possible? वो यूँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है 40+ की जो लेडीज हैं वो काम कर रही हैं, एज ए मॉडल भी वो काम कर रही हैं। मगर मरजान उसमें भाई figure- औरत 40 साल की होती नहीं है भाईजान। रेहान भाई कसम खा के बता दो, और औरत कोई औरत अपने आप को 40 साल की कहती सच है। बोल दूं या हाँ बोल दे सच बोल दे बोल दे। बोल दे। आइए हमारे मॉर्निंग शो हो का सकता है ऐसा? जी, हो ही नहीं जी, सकता। बिल्कुल हो सकता है ऐसा? औरत 40 साल की हो जाए? वो तो 100 साल की होने के बावजूद बोलेगी मैं 16 साल की। बिल्कुल भाईजान, उसने कभी नहीं बोलना कि मैं 40 साल की हूँ। बिल्कुल। तो खैर इसके अंदर देखिए मेन जो होता है ना आपके फीचर्स और आपका फिगर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। आपके स्किन बहुत ज़्यादा क्योंकि मॉडल्स की मायने रखती है, जो भी आप आउटफिट वेयर कर रहे होते हो उसके ऊपर फिर मेकअप आप अप्लाई कर रहे होते हो, क्योंकि सारी चीज़ें आउटफिट नहीं होता, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो मेकअप पे भी होता है। मेकअप आर्टिस्ट का भी इसके अंदर बहुत बड़ा एक किरदार होता है। अब आप जब उस स्टेज पे ही नहीं हो, आपका वो फिगर ही नहीं है, आपका वो स्किन टोन ही नहीं है, इवन आपकी स्किन भी सही नहीं हो, तो फिर आप कैसे मतलब फैशन वो कर सकते हो, कैरी कर सकते हो? कैरी करने के लिए देखें यहाँ तो वो रूल्स तो
तो फॉलो किए नहीं जाते। हमारे मुल्क में ए कैटेगरी, बी और सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है डी और ई कैटेगरी भी जैसे बिल्कुल एफ भी आ गया, फ्लॉप जिनको कहते हैं ठीक है ना। या तो हर शख्स जो इंडस्ट्री में आता है पाकिस्तान में, जो शो बिजनेस में आता है, वो कहता है आई एम मॉडल। मॉडल ये नहीं होता, मॉडल के लिए उनकी एक अलग ही होती है। देखें इंटरनेशनल लेवल से देखें आप तो मॉडल का अलग कैटेगरी है उनकी, और एक्टिंग की अलग है, एक्शन मूवीज़ की अलग है, रोमांटिक मूवीज़ की अलग है। यहाँ जो जी चाह रहा है ना वो चीज़ का हम कह के थक गए। अब हम हर एक के साथ काम करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, हमारी भी मजबूरी है। लेकिन ये है कि जो अभी नया स्लॉट जो आया है मेल का, ये बहुत अच्छे लड़के आए हैं। जो कुछ लड़के ऐसे हैं जिसमें से नबील अहमद है, इन्होंने कम बैक एंट्री ली और मैं ही इनको लेकर आया किसी एक जगह, ये मुझे इवेंट में नजर आए तो कहने नहीं मैं इंडस्ट्री छोड़ दिया, फेडअप हो गया था, वो अपने बिजनेस में लग गया था, बहुत अच्छा बिजनेस वो चला रहा था, लेकिन मैं लेकर आया तो इस लड़के ने मेरी लाज रख ली। दोनों इवेंट मेरे बेहतरीन करके दिए और मैं वाकई में उसको, हालांकि उसका बहुत खूबसूरत फेयर कम्प्लेक्शन है, वो दिखने में ज़्यादा हसीन है, कैमरा उसको उतना हसीन नहीं नज़र आने दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कम्प्लेक्शन बहुत खिलता हुआ है, फेयर है। कैमरा हमेशा एक स्मूथ नोज मांगता है और डार्क कम्प्लेक्शन मांगता है, कैमरा उससे प्यार करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि पता नहीं लोगों के जहन में क्या धुन सवार है कि किसी भी तरीके से बस गोरे हो जाएं। मतलब ये नहीं है कि आपका जो अपना स्किन टून है ना, आप उसे नॉर्मल रखिए, उसके ऊपर आप वर्क करें, उसे मेंटेन करें, अपनी स्किन को हेल्दी रखें। हेल्दी रखने के अलावा वो बस उनके जहनों के अंदर फार्मूले क्रीम्स होती हैं और उससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, वो फिर बाद में आपकी बीमारियों की वजह बन जाती है। किसी हद तक ठीक है निदा, लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है, लोग बाशऊर हो रहे हैं, उनको पता है कि जो हमारा एक सब कॉन्टिनेंट का, एक हर रीजन का एक अपना कलर है ना यार। आप नॉर्मली गंदुमी रंगत के लोग हैं, आप जो है वो अपनी टोन के साथ चेहरे पे फेयरनेस के बजाय अगर आप फ्रेशनेस की कोशिश करें, जिसके लिए आज आप मॉर्निंग वाइज में सुबह आपने खुशखबरी सुना दी है, तो जो घर बैठे मॉडल्स हमें देख रहे हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल्स हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैडम से रब्ता कर सकते हैं, मरजान से रब्ता कर सकते हैं। और जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, तुमने नबील की बात की, अपना कारोबार भी देख रहा है मॉडलिंग। रेहान भाई, कारोबार के साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आप हिस्सा लेते रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हिस्सा लेते हैं। हम आपकी सियासत पे भी बात करेंगे थोड़ी सी, वो भी आपका एक डोमेन है आप उसमें। तो क्या कितना आसान कितना मुश्किल होता है ये सारा काम? देखिए अगर करने के लिए कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। देखिए मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहा हूँ, अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन आया तो इलेक्शन में भी खड़े हुए, वो भी 2-3 महीने का प्रोसेस किया। उसके बाद सेवर और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी भी इवेंट आते हैं, उनको भी देख रहे हैं। अगर इंसान खुद मेहनत करना चाहता है और खुद चाहता है कि मैं कुछ करूं तो वो कर सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि मतलब एक ही काम कर सकता है, ऐसा है नहीं वैसे। अच्छा तो हम इन्हें मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं कि लोग जो है ना बस ये सोचते हैं बस ये सुबह नौकरी पे जाना और शाम में आके बस यही कर सकते हैं यार और कुछ नहीं कर, नहीं ऐसा पॉजिटिव कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी हिम्मत बनाएं तो कर सकते हैं। जी मैडम, आप जैसे कई डायमेंशंस में काम करती हैं, आप जो है वो एक्टर भी हैं, आप मॉडल भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप होस्ट भी हैं और आप ऑर्गेनाइज़र में भी शामिल हैं मैडम। जी मैडम। अच्छा ऑर्गेनाइज़र की अगर आपने बात की तो मैं बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि अब मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ। क्या नहीं करती आप? जी वही मैं बता रही हूँ कि मैं क्या नहीं करती हूँ। दरअसल 2022 तक मैंने खुद ने शोज ऑर्गेनाइज करा। 2022 तक मैडम ने खुद शो ऑर्गेनाइज किए हैं। मैडम की उम्र होगी तकरीबन 45-50 साल। नहीं, ये मेरा तीसरा जन्म है। अच्छा 22 साल जब ऑर्गेनाइज शुरू किया यकीनन 22 साल से कर रही है मैडम। तो यकीनन बैक से मतलब बचपन से तो नहीं कर रही होंगी ना। मैं वो चीज पे आ रहा हूँ। मैं बचपन से ही एज ए कोरियोग्राफर फील्ड किया। मतलब जैसे ही आप डिलीवर हुई तो आपने ये काम शुरू कर दिया। और मैडम 22 साल से बड़ी अच्छी मेहनत की। 11 ईयर से मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पे एज ए चाइल्ड लेबर का जो है कानून नाफिज हो जाएगा, लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने मैडम को 11 साल की उम्र से काम पे लगा दिया। अच्छा नहीं, इसके अंदर दरअसल पता है मसला ये था कि मैं झूठ बोलती थी उस टाइम पे कि मैं 18 की। नहीं वैसे भी अभी भी कह रही हैं झूठ, ऐसा नहीं है। ये उम्र की जो बात है उसकी झूठ ही कह रही हैं। वाह वाह रेहान भाई, क्या बात है। जब मैं
11 की थी तो मैं अपने आप को 17 की बताती थी ताकि मैं फील्ड में काम कर सकूं। अच्छा लेकिन मगर जब ये 17 की हुई तो फिर उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया, इसलिए कि वो काम तो हो चुका था उस टाइम लगाया है तो मैडम 22 साल से 22 साल पे रुकी हुई है। 22 साल पे 22 नहीं की है ना? कम से कम मैंने तो 2022 की बात की। अच्छा 2022 की बात 35 तक तो आ जाए, कोई इशू नहीं। अरे 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 नहीं 2022 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल तो मैं खुद भी ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ और उसके बीच मैडम में- हमने इंटरप्ट कर लिया था, आप बता रही थी कि आपने 2022 तक शो ऑर्गेनाइज किए, उसके हाँ। बाद नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और उससे पहले जो किए तो वो कैसे किए? हाँ बिल्कुल, इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, इस बीच के अंदर जो मैंने देखा ना कि मॉडल्स की मरजान ने बात की, क्योंकि मैं खुद भी एज ए कोरियोग्राफर मैंने काफ़ी काम किया, फैशन कोरियोग्राफर मैंने काफ़ी काम किया। मतलब आप लोकल सरूज खान थे? नहीं, इनकी वॉक बहुत नहीं। अच्छी है मंसूर साहब, निदा की वॉक पे वाकई में जाना। अच्छा, मैं पेंसिल हील पे इतना करना बहुत बड़ी बात है। और कैमरा आपसे प्यार पसंद करता है कैमरा आपको, आप स्क्रीन पे बहुत हसीन आती हैं, स्टिल फोटोग्राफी पर भी स्क्रीन पे भी नहीं उससे ज्यादा नजर आती हैं, हसीन आती हैं। मतलब जितनी वॉक उससे बहुत ज्यादा? अच्छी है, बहुत नहीं आपने देखा इनको रशियन कल्चर सेंटर में उस तेरी- सिर्फ इनकी वॉक थी, मैंने देखा। एज अ मॉडल जो थी, इतने बड़े स्टेप और इतनी पेंसिल हील पहन के और इतना फेदर और लेयर वाला वो टैल वाला मरून ड्रेस था। मैंने यही कहा, मैं क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा आपको रैंप पे, मैंने इंटरव्यूज तो आपके साथ बहुत दिए और बहुत काम भी किया मैंने 1 साल के अंदर आपके साथ, लेकिन मैंने उस वक्त निदा ये देखा और मैंने कहा था लोगों से, क्योंकि काफ़ी चैनल्स मेरे कहने पर भी आए थे, मैंने कहा वाकई में इस लड़की में दम है एज अ मॉडल, तो तुम सिंसियरिटी से काम करो, साथ मिलके करते हैं, दोबारा से शो करते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। अभी 4 से 5 शो के ऑफर्स है, लेकिन क्या है कि टाइम की पंक्चुअलिटी रखो। देखो मैं रात का जागा हुआ हूँ, सुबह मुझे कारीगरों का मसला था, लेकिन मैं आया। एक्चुअल में देखें मरजान, जो मेरा एक गैप आया ना वो इस वजह से आया क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें इतनी स्ट्रक्ट रूटीन हो जाती है कि मैं नहीं मैनेज कर पा रही होती हूँ, तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइज और एज अ कोरियोग्राफर है ये मैं थोड़ा सा बैक मारा। अभी फिर वन ऑफ माय फ्रेंड इज़्ज़त नवाब, उसका शो हुआ तो वो बस एक क्योंकि एक दोस्ती का हवाला है उनके साथ, तो फिर खड़ा होना तकाजा था वहाँ पर। तो जब भी मैं वहाँ गई उस शो के अंदर जहाँ जिस शो की आप मुझसे बात रशियन सेंटर की बात, रशियन सेंटर की, बाकी अदरवाइज हाँ एज ए मॉडल मैं अभी भी काम कर रही हूँ, एज ए एक्ट्रेस मैं अभी भी काम कर रही हूँ, मगर ये ऑर्गेनाइजिंग के मामला जो हो जाते हैं ना ये बहुत टफ होते हैं, जिम्मेदारी के होते हैं, टफ होता है और उस वक्त आप पे इतना प्रेशर होता अच्छा, है। आप 3 मंथ पहले से इन सारी चीज़ों के ऊपर क्योंकि वर्किंग कर रहे होते हो, फिर मॉडल्स को रैंप पे चलाना मजाक नहीं होता है। मैं आजकल कोरियोग्राफर्स को देखती हूँ, चंद एक कोरियोग्राफर्स हैं जो कि मुझे प्रॉपर अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो सबसे बड़ी बात होती है कि मॉडल जिस वक्त रैंप पे वॉक कर रही है ना, तो आपने एक तो म्यूज़िक फॉलो करना है, फास्ट है तो आपने फास्ट वॉक करनी है, स्लो म्यूज़िक है तो स्लो वॉक करनी है। हमारे यहाँ लोगों को ये पहचान ही नहीं है। अरे मैडम मैंने एक गलती से मैं चला गया था, किसी दोस्त के ने बुलाया और वो फैशन शो मैंने देखा, तो जो मैडम बता रही है ना बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो कोई देखें जो हम चूंकि लिखते हैं, शायर हूं, तो मुझे सुर और ताल के रिदम का अंदाजा है ना, तो म्यूजिक जैसे चल रहा है या बात जैसे हो रही है वो रैंप पर वैसे आप नहीं नजर आ रहे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मॉडल जो हैं वो पेट्रोल पे हैं, कुछ सीएनजी पे थे। सीएनजी पे थे। नहीं, अभी एक और चीज़ बताऊँ मंसूर साहब, अभी जो नया ट्रेंड चला है, मैं पेरिस फैशन वीक की मैं बता रहा हूँ, वो यूट्यूब पे भी वो प्रोग्राम। वेरी गुड, मैडम भी होकर आई हैं। ठीक है ना? नहीं मेरा तो नहीं जाना हुआ, मैडम गई थी यही कराची तक। मैडम आप पेरिस फैशन वीक में गई थी ना? सही। जी, सो बिल्कुल। उसमें एक चीज़ जो सीखने को मिली और देखने को मिली, इस वक्त जो रैंप हो रही है उसमें थोड़ा सा डांस का टच दिया जा रहा है। डांस करती हुई मॉडल आ रही है। आप पेरिस की बात कर रहे हैं या यहाँ की? यहाँ वहाँ पे हो रहा है और हमने कल रात यही किया है। ओके। हमने उसमें थोड़ा सा तड़का डाला और उसको चेंज लाने के लिए, क्योंकि इज़्ज़त नवाब वाले शो पे भी मेरे साथ तैयबा थी और हमने उसमें थोड़ा सा डांस करने की कोशिश की थी, हिट हुआ, वायरल हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब कल भी यही किया, कल मैंने गेटअप जो था वो माइकल जैक्सन का किया हुआ था। अच्छा, ये चीज़ें मरजान अभी से नहीं चल रही हैं ये, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है अगर ना। हम थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ रुक कर जाएं ब्रेक के बाद, तो क्या हर्जा मैडम? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ब्रेक लीजिए। बिल्कुल, यहीं से गुफ्तगू हम शुरू करते हैं, तब तक आप हमारे साथ रहिए, चलते हैं ब्रेक पे। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों
ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन। और हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और ब्रेक के पहले जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी वो थी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को पे मैंने आपको रोका था क्योंकि सोशल मीडिया तक जाने के लिए ना थोड़ा सा बेलगाम होना पड़ता है। बिल्कुल, तो बेलगाम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि बात ये थी कि आजकल की लाइफ के अंदर जो सोशल मीडिया का एक जो किरदार है वो इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपना इजीली मैसेज पहुंचा सकते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और फैशन इंडस्ट्री की बात करें ना, मरजान ने क्योंकि ये बात बोली कि रैंप पे आजकल डांस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो आज से अगर हम पहले के फैशन शोज़ को उठाकर देखें जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, तो उस टाइम पे भी इस तरीके की चीज़ें होती थी। क्योंकि जब आई वॉज चाइल्ड तो 360 के नाम से एक चैनल आता था जिसके ऊपर रैंप शोज़ ही दिखाए जाते थे, शायद आप लोगों को याद होगा। तो उसके ऊपर मैं काफ़ी इन चीज़ों को फॉलो अप करती थी, गेटअप्स होते थे। इवन गेटअप्स के अलावा वो 360 मेरा ख्याल है 20 साल पहले जो बंद हुआ था उसी की बात कर रहे हैं। 20 साल पहले बंद नहीं हुआ था मैडम, ये आप उसको 20 साल तकरीबन- पहले फॉलो करती थी। रेहान भाई, आपकी तरफ आना चाह रहा था बता चुका हूं, आप मैं यकीन आपकी नहीं तरफ कर रहे। आना चाह रहा था। आप यकीन ही नहीं कर रहे मेरी बात को, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने आपको पहले तो बताया कि जब ये पैदा हुई तो जब उनकी पीरियड लगाएंगे आप तो देखेंगे, पता है कहाँ पहुंचेंगे? वाह 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 वाह। 51 52 पे वाह, पहुंचेंगे। वाह, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है वाह, 51, वाह, 52, वाह, वाह, वाह। हमें इससे कोई वो अच्छा नहीं है। रेहान भाई, एक मुझे वो भी याद आ गया, सोशल मीडिया का एक मैंने एक क्लिप पढ़ा, लतीफ़ा पढ़ा, उसमें कहा एक दुकानदार जो है वो उसने कहा कि मेरी दुकान ब्यूटी पार्लर के सामने है और मैंने आज तक किसी भी ऐसी लेडी को नहीं देखा जो दुकान पार्लर के अंदर गई और वही वापस आई हो। वही वापस आइए, हो नहीं सकता ना ये। हाँ। अच्छा, मैं तो खुद कहती हूँ कि मेरा ये तीसरा जन्म है। हाँ, तो अगर हम इसको 40 कभी कभी डर भी जाता हूँ मैं, मैडम ऐसा नहीं को कि तीसरे जन्म में डस ले। 3 से मल्टीप्लाई करें, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें यानी जी। कि तीसरा जन्म, तो क्या चार होगा? कम 4 12 120 साल की हो गई मैडम। आपके आपके नारे लिए तो गोल्डन नारे जुबली प्रोग्राम एक होना चाहिए। दीवारों पर नारे लिखेंगे 120 साल सन्यासी बावी। तो हम फैशन इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे थे कि इस तरीके की जो चीज़ें होती थी ना वो रैंप पे पहले भी होती थी, डांस होता था, इवन ऑफ गेटअप्स होते थे। और कुछ फैशन शोज़ तो ऐसे होते थे जिसके अंदर ड्रेसेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो ड्रेसेस वेयर करवाते हैं, मगर वहाँ पे ऐसा ना करें मैडम, आगे वाली बात खतरनाक है, वो सेंसर हो जाएगी। वो बात वो कहेंगे खतरनाक अभी हम है। ड्रेसेस वेयर करवाते हैं, उस वक्त ड्रेसेस वेयर। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है अच्छा, ना? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। सही है, सही है। वहाँ पे नहीं, जो क्लोथ होता है ना उसका यूज नहीं होता था, उसकी जगह पे आप पत्ते, बहुत से पत्ते। प्लास्टिक आर्टिकल्स आप देख सकते हो। प्लास्टिक के अलावा आप कोई भी मेडिकल जो होते हैं वो आप चीजें देख सकते हो जो कि नहीं, मैं आपको मॉडल्स बताऊं ने वो देखें वेयर क्या की होता भी है। होती नहीं है नहीं, वो बकायदा। होता ये है कि ये जो यूरोप की साइड से ये जम्स आए हैं, उन जो आर्टिस्ट हैं, यूरोप वाले तो जो ना करें वो काम है। हाँ, ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं, मैसेज उनका ये होता है कि वी आर चेंज डिफरेंट। वो अपना क्रिएशन, क्राफ्ट वर्क, अटेंशन हासिल करने के लिए देखें 10 लड़कियां चल के गई हैं और बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए, दिमाग से निकल जाता है ये। वो एक आई है ऊँट पटांग सा, उसने गेटअप किया हुआ है, वायर लगाए हुए हैं, सर पे चीज़ें टोपियाँ लगाई हुई हैं और प्लास्टिक की चीज़ें पहनी हुई हैं, रबड़ के कुछ लगाया हुआ उसने, हाँ। वो जहन में रह जाएगी। क्यों Attention हासिल करने के लिए। अटेंशन हासिल अच्छा, Okay. अटेंशन के साथ साथ ना देखिए क्रिएशन की बात करें ना तो कुछ कपड़े के ऊपर तो नॉर्मली कोई भी वो कर सकता है। मैंने मरजान के काफ़ी ऐसे आर्टिकल देखे हैं जो कि कपड़े के अलावा उसके अंदर काफ़ी ऐसी मेटालिक चीज़ें भी लगी हुई होती जी, हैं, जी, जी, जी। तो कपड़े के ऊपर तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, मगर एक नॉर्मल स्टफ को लेके उसको क्रिएट करना, वो भी एक ड्रेस के अंदर, वो एक अपने आप में फन होता है। बिल्कुल मरजान, मैं यही वाली बात आपसे जरा सा थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पूछूंगा, लेकिन एक रेहान भाई आपसे, आपने भी शो देखे होंगे, हमने भी देखे, हम दोनों आम आदमी हैं, ये दोनों फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं।
वो जो कपड़े वेयर किए हुए होते हैं, वो जो कपड़े पहने हुए होती हैं मॉडल्स, वो हमने आम जिंदगी में नहीं देखे हैं। बहुत कोई शाज़ो नादिरी हवाले होते हैं। क्या समझते हैं जब आप देख रहे होते हैं कि इतना बड़ा गरारा और वो लहंगा और वो फ्रॉक पहने हुए आ रही है, उसके बाद बस वो आएगी चले जाएगी, वो आम जिंदगी में क्यों नहीं होते हैं ड्रेस ये यूज? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अच्छा। आम जिंदगी में मैंने अपनी फैमिलीज में भी देखा है कि वो किसी फैशन डिजाइनर से ही लिया और फिर मतलब पहना उसको यूज एक ही दो दफा ही करते हैं। हाँ। वो पहना नहीं जाता ना, वो एक दो दफा यूज करके फिर वो अलमारी की जीनत ही होता है। नहीं, ये वो ज़्यादा मंसूर use भाई किया ना नहीं कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं, ड्रेस की बात नहीं कर मैं रहे, कॉस्ट्यूम की बात कर रहा हूँ कि जब आप हाँ जैसे लेते हैं, मैडम हाँ, को हाँ, देखा हमने, देखते हैं, लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते हैं उसको भी। जब पहली दफा हमने costume। देखा मैडम नमूदार हुई हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैडम ऐसा लग रही थी जैसे कहीं पाकिस्तान से आई हैं। इतना बड़ा था कि 4 लोग जो नहीं, थे वैसे उसको परियों से संभालते कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उम्र ज्यादा है लेकिन है परियों से, उम्र वही है जो, हाँ, मगर परियों से कम भी हैं। नहीं। हाँ, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उस पे तो कोई है ही नहीं ना, वो तो बिल्कुल है, जी। बात वही है, खुद एक्सेप्ट किया है इन्होंने। देखिए मैं तो खुद कहती हूँ कि मेरा ये तीसरा तीसरा जन्म जन्म है। तो वो एक्सेप्ट किया हुआ है ना, वो तो 120 हो गया है। बिल्कुल सही है जी। जो हम बात कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं। देखें, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अलग होते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन अलग होती है, इसके बारे में अलग पढ़ा जाता है, और फैशन का अलग होता है कि जब आप फैशन के बारे में होते हैं तो ज़ाहिर 4 साल में 4 सीज़न निकलते हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा और बाहर के, ये वो। लेकिन कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मूवीज़ में इस्तेमाल होते हैं, थिएटर्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अभी शीमा किरमानी साहिबा हैं, इनका जो जब वो प्ले करती हैं तो वो कॉस्ट्यूम ही डिज़ाइन कराती हैं। निगत चौधरी साहिबा हैं, वो बाकायदा कॉस्ट्यूम ही डिज़ाइन कराती हैं। आपने देखा होगा उनकी मुख्तलिफ धोतियाँ होती हैं, उसमें पंख लगे हुए होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। इसी तरह से मूवीज़ में भी होता है। जो डिज़ाइनर जो होते हैं जिसके लिए हम लोग अभी कह रहे हैं कि वो प्लास्टिक, आप मुझे एक आर्ट काउंसिल में मिले थे, कुछ डिज़ाइनर्स का हमने काम देखा था, तो उन्होंने फैब्रिक के साथ जो फ्रिल जो लगाई हुई थी वो प्लास्टिक की लगाई। अब मंसूर साहब ने फर्स्ट टाइम देखा है वो, तो इन्होंने उनसे पूछा कि क्यों लगाई हुई ट्रांसपेरेंट फ्रिल जो होती है ना, जो सोफेज वगैरह पे चढ़ते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसने क्रिएशन वर्क करने की कोशिश की, इसने दिखाना चाहे कि वी आर डिफरेंट, मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। अच्छा, वन ऑफ माई ड्रेस वो है भी ऐसे ही, उसके नीचे जो फ्रिल है वो प्लास्टिक के ऊपर लगी हुई है, तो वो ना ड्रेस बहुत ज़्यादा ना वो ऐसे खुला खुला रहता हाँ, है नीचे से ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है उस पर। तो मुझसे बहुत से, मैं एक शूट पे वो पहन के चली गई और वहाँ पे तकरीबन मुझसे काफ़ी लोगों ने ये पूछा ये ड्रेस आपका उठावा क्यों है। हाँ, अच्छा, लेकिन वो उमर भाई जैसे कहते थे ना, उमर शरीफ का मैंने जो एक क्लिप याद आ गया कि बहुत अरसे बाद मैं बुर्का पहन के निकला तो वो महल्ले के जो डॉग्स थे वो भौंकना शुरू हो गए। तो इस तरह कभी हुआ तो नहीं आपको कोई ऐसा आपने ड्रेस वेयर किया हो कि लोग परेशान हो गए हो, खास तौर पे वो जो महल्ले के डॉग्स वॉग्स हैं, बोलो ये क्या चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मगर मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स के साथ काफ़ी काम किया है। इवन ऑफ जो मेकअप क्रिएटर्स जो होते हैं उनका अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा वेल, तो उनके साथ मैंने गेटअप आर्टिस्टों के साथ मैंने काफ़ी काम किया, जिसके अंदर मैंने काफ़ी जो लुक है वो कैरी भी किए हैं। आप लोग तो अक्सर देखते रहते हैं, मैं पोस्ट डालती हूँ जब अपने सोशल मीडिया पे, हमारे नाजरीन भी देखते होंगे। और लास्ट जो मेरा गेटअप था तो वो क्लिक्स तकरीबन मेरी 5-6 मैंने क्लिक्स वो पोस्ट की थी, मगर उसके पीछे की जो मेहनत थी ना वो तकरीबन सुबह मैं 9 बजे की गई हुई थी वहाँ पे। और सुबह 9 बजे आप तो मॉर्निंग शो के लिए उठती हैं, इसके अलावा तो नहीं उठती? नहीं, उस वक्त मैं मॉर्निंग शो नहीं कर रही थी। अच्छा। हाँ, उस वक्त मैं मॉर्निंग शो नहीं कर रही थी, तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बज गए थे मुझे। वही ड्रेस पहने में? नहीं, वो ड्रेस नहीं, वो मेकअप के ऊपर। और उन्होंने बकायदा जब वो मेरा पूरा मेकअप किया फेस पे, इवन ऑफ मेरे हेयर्स तक के ऊपर, उन्होंने वो उसको बॉडी पेंट कहते हैं, तो वो बॉडी पेंट उन्होंने मेरे हेयर्स पे, मेरे नेक पे सारा उन्होंने उससे क्रिएट किया। और 9 बजे तक हमारा वो मेकअप कंटिन्यू होता और मैं स्टिल इस पोजीशन में बैठे हुए थे। नहीं तो वो क्या पोर्ट्रेट किया गया था यार आपको? वो पोर्ट्रेट ये था कि उन्होंने मुझे बेसिकली ना लॉइन बनाया था। मैंने देखा था आपका, नहीं लॉइन नहीं था वो, चीता का जो था ना वो उनके फेस पे पूरी पेंटिंग की हुई थी, देखा था मैंने। वो इतना उन्होंने मतलब इतना उन्होंने उसको बारीकी से क्रिएट किया था। अगर आप वो मेकअप देखते हैं आप कहते हैं यार ये इस तरह की शक्ल बना के कोई बाहर क्या निकलेगा, ये तो कोई मेकअप ही नहीं है, ये वो फेस पेंटिंग की हुई थी। लेकिन वो तो एक शो के लिए, शूट के लिए था ना? शो शूट के लिए था, उसमें उसने फोटोग्राफर ने अपना कमाल दिखाया था और मेकअप आर्टिस्ट ने कमाल दिखाया था
कि ये जो काम होता है ना, ये बारीकी होता है, सुनार की तरह से काम होता है। आप उसके अंदर स्किन और मेकअप दोनों को अलग अलग नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ अच्छा। वो जी, जी। इतना उन्होंने मर्ज कर दिया होता है कि आपको इतनी इल्यूजन जदीद होना शुरू हो टेक्नोलॉजी जाता आ गई है इस वक्त मेकअप में कि जिसकी इंतहानी ड्रेसेस में आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं। जी जी, मैंने शूट्स देखे हैं, लेकिन ये यूरोप है जहां हम ये सारी चीजें देखते हैं। हाँ, हाँ। हमें खुशी होती है पाकिस्तान में अगर इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो हमें जब शहर में कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं तो हमें महसूस होता है कि शहर कहीं आगे बढ़ रहा है, मामलात खुल रहे हैं। इसका असर पड़ता है कारोबार पे। हम चाहेंगे थोड़ा सा जो आपका बेसिक बिजनेस है थोड़ा सा उसके बारे में उसमें भी बताएं। बात की जाए। देखिए बिजनेस पे इसका असर नहीं पड़ता, अच्छा, बल्कि बिजनेसमैन लोग तो ज़्यादातर शोज़ में जाते हैं और जाना पसंद करते हैं। जैसे आर्ट काउंसिल में नहीं नहीं, प्रोग्राम मेरे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज हो रही होती हैं शहर में, तो शहर आगे बढ़ रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है, बिल्कुल, रास्ते खुल रहे होते हैं, बिल्कुल। तो बिजनेस भी तरक्की कर रहा होता है वहां। ये एक्टिविटीज देखिए, बता basic रही। मेरा जो बिजनेस है वो मैं अभी कुछ दिन पहले भी मेट्रो में बैठा था, वो कह रहे थे कि यार वो बजट आया, आपके बिजनेस पे फ़र्क पड़ा होगा। हकीकतन तौर पे तो हमारे बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा जी। सरिया महंगा हुआ है मगर हमने भी तो कॉस्ट बढ़ा दी ना। हमें क्या फ़र्क पड़ा? उन्होंने वहाँ से पैसे बढ़ाए, हमने यहाँ से पैसे बढ़ा दिए। कान यहाँ से पकड़े, यहाँ से, हमारे पास तो पैसे वही आ रहे हैं। लेकिन सरिया जो है वो जल्दी जल्दी नहीं महंगा होता है, लोगों के गर्दन में आ जाता है असल में जब। वो इमरान खान के आया था गर्दन में सरिया, वो निकाल दिया। अच्छा, वो निकाल दिया तेरी सरिया। खैर। वो सरिया इमरान साहब के पास ही आया था, वो निकाल दिया। अच्छा, वही जो हमारे शो में रैंप में वॉक कर रहे थे उनकी बात हो रही है। हाँ, निकाल जी दिया। बिल्कुल। जी मैडम। हम सरिये के ऊपर तो सरिये से आगे बढ़ते नहीं, हैं। असल में गर्दन पे जब सरिया आया ना तो मुझे वो याद आ गया। भाईजान, बड़े बड़े मामला असल में, होते हैं। हमारे आपका जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जी, जी। हाँ। इस वक्त उसकी ओवरऑल पोजीशन, मतलब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जानना चाहेंगे ना। नहीं, क्या अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, position? बेहतरी आ रही है बिल्कुल बेहतरी है। माशाल्लाह। जब से मैं काम कर रहा हूँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी को लॉस नहीं किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें खरीदारों के अंदर भी तो फर्क होता होगा ना, जाहिर बात है, क्योंकि महंगाई से महंगाई फर्क। हो रही है। वजह ये होती है कि हमारे गड्ढा खोदने से पहले ही आप जैसे दोस्त वो हमसे परचेज कर लेते हैं पहले ही। इसलिए कि हमारा रेट होता है, जैसे कि अभी इस इलाके में एक फ्लैट 40 लाख रुपए का है, तो वो हमसे 35 में पहले ही ले लेते हैं और हम उन्हें दे भी देते हैं। वो 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट होता है वो उनका ही होता है, हमें तो कैश पैसे मिल जाते हैं। हमारा काम हम तो बना के सीधा घर चले जाते हैं, वो जाने और प्रोजेक्ट जाने और बेच रहे हैं किसी को, तो इसलिए हमें परेशानी होती नहीं है। परेशानी इस किसको वक्त होती की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप समझ रहे हैं देखिए, कि इस ये टाइम ग्रो पे कर रहा है। सूरत हाल है ना, वो गरीबों के लिए है सिर्फ। अच्छा, कि अगर आप गरीब की तरफ आएंगे तो वो परेशान है। मतलब मैं परेशान हूं, मैडम नहीं है। मैडम तो परेशान हो नहीं सकती ना, वो तो आपको पता है कि 120 तो वैसे ही होगा, अगर चली भी जाएंगी तो कोई बहुत तेरी फर्क खैर। नहीं पड़ेगा, इसलिए कि 120 तो वैसे ही नहीं, गुजारनी। अभी तो मुझे 3 और सदियां जीनी है। अभी तो तीसरा जन्म है, अभी 4 जन्म और है मैडम के, इसी तीन एक जन्म दुनिया में। और होंगे तो यानी कि जी। 360। एग्जैक्टली। मैडम के या पाँव अल्लाह देखो, पीछे तो नहीं मुड़ गए। नहीं, मैं अपने लिए दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे भी ऐसे कोई 3 जन्म दे दे तो मैं भी कुछ और मुल्क के लिए भी अच्छा कर लूं और अपने घर के लिए भी अच्छा कर लूं और अपने आप के लिए भी अच्छा कर लूं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, वो जो प्रीवियस टाइम था, एक बिल्कुल ही जमूद का शिकार हो गई थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्कुल ही डेडलॉक आ गया था। अभी कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आप समझ देखिए रहे हैं? मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मगर जो ये नए लोग आने वाले लोग हैं ना, इन्होंने कबाड़ा किया हुआ है असल में। अच्छा, जिस तरह बिल्डिंग्स गिरी हैं, अभी आपने कुछ टाइम पहले भी सुना होगा, तो वो नाकिस माल इस्तेमाल करने की वजह से हुआ ना नाम था ना ब्रांड था, बस सिर्फ एक ठेकेदार था, उसने कुछ पैसे किसी ने दे दिए, उसने उससे प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया और वो प्रोजेक्ट गिर गया। तो ये शहर का नुकसान है ना, उस शख्स का नुकसान है। वो नुकसान आप कैसे खमियाजा पूरा करेंगे जो शख्स इस दुनिया से चला गया? इस दुनिया से भी चला गया। लोगों की छोटी छोटी जमा पूंजियां होती हैं, वो तो मतलब देखिए ये जमा पूंजी वाली बात है ना, ये पुरानी हो गई है। ये आज से तकरीबन 2010 की बात है ये, जब ये नालों पे कटिंग हुई और लोगों को मकान दिए गए, आपको शायद इल्म होगा इस बात का। वो उसमें भी लोगों ने बद्दुआएं दी होंगी, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है उनकी जमा पूंजी, किसी ने बीसी डाली, किसी ने पैसे जमा किए और वो चीज़ खरीदी और वो उन्हें रहना भी नसीब ना हुई। तो आप सोचें कि अगर आप उस जगह होंगे तो आप उनको दुआ तो नहीं देंगे ना, बद्दुआ ही देंगे। नहीं सर, अगर इसके ऊपर बात करें ना, तो अगर हमारी हुकूमत ने ये फैसला लिया तो उसी के साथ साथ ही उन्हें प्लॉट्स अलाउड देखिए, अब उन्हें मैं- वो पैसे कुछ और बात दिए कर रहे हैं गए। देखिए मैडम, बात नहीं, वो चाइना सही है, कटिंग की कह रही बात है, कर मैं रहे हैं। समझ रहा हूँ उनकी बात। देखिए नीता, बात ये हुई कि हुकूमत ने तो ये कहा ही नहीं था कि यहाँ बनाए आप। जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। ये तो मेरी ताकत और इनकी ताकत से बन गए। हुकूमत ने तो अप्रूवल दी ही नहीं ना।
देखिए अप्रूवल नहीं दी मगर उसके बाद भी उन्होंने रिलीफ तो दिया ना। देखिए फिर जब ये हुआ है ना, रिलीफ क्या दिया आवाम को, मजबूरन आवाम को दिए हैं पैसे। हाँ। जो अभी आपने देखा होगा नालों की तरफ रोड बने हैं, जो घर कटे हैं उन्हें पैसे दिए गए। आपको इल्म है इस बारे में? आपको मिले? पूछ रहा हूँ, क्योंकि मतलब मेरा आप घर अगर वहाँ अरे नहीं है। भाईजान $1 मिलियन क्वेश्चन अगर आपको मिले हैं तो मुझे बताइए कि आपको भी मिले। दिए मेरा नहीं घर वहाँ नहीं अच्छा, है। जितने भी घर कटे हैं ना उनको कुछ कुछ पैसे भी दिए। हाँ। अगर कोई ज्यादा पूरा ही कट गया तो उनको खुदा की बस्ती से आगे प्लाट भी दिए। ऐसा नहीं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, मगर जो लोगों ने ये काम किया, जो प्रोजेक्ट बना बना के बेचे और जो नुकसान हुआ उसका खमियाजा कौन अदा करेगा? अच्छा, अभी बीच में जो सूरत हाल चल रही थी कि 3 मंजिला से ज़्यादा आप बना रहे थे तो गिराया जा रहा था। देखिए जेन्युइन तौर तो अप्रूवल होता ही थी, मुख्तलिफ इलाकों की हाँ। मुख्तलिफ मगर सूरत हम हाल है। कैसे ले 1+2, लेते? 1+3, ऑनलाइन है। 1+4। हम कैसे ले लेते? हमें भी अप्रूवल 2 की पहले मिलती है, फिर 3 की मिलती है, फिर 4 की हम कुछ दे कुछ ले के तहत कर लेते हैं, और फिर 5वां भी हम कुछ दो और कुछ ले के तहत बना ही लेते हैं। बाकी छत रह जाती है, उस पर चाबी डाल के किसी को भी भेज देते हैं। मैडम आपका जो प्लॉट है जी आप उस पे प्लाजा तामीर करने का प्लान करें। नहीं, जो उनको बिल्कुल मिला है वो नहीं कटिंग में जो मिला है प्लाट, वही प्लाट की बात करें। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का ये बेहतर फैसला, क्योंकि आए दिन ऐसे हादसा होते रहते थे कि वो बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होती थी, फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा वेट 3 मंजिला से ज़्यादा जब आप बढ़ा देते हो तो काफ़ी हादसा ऐसे हो जाते थे। देखिए छतें असल गिर बात ये कि जाती थी, हमारे ना इमारतें तो गिर जाती इदारों थी। में चेकिंग बैलेंस है और ना हमारे काम में। कहीं भी जैसे भी मैंने काम किया किसी ने पूछा नहीं मुझसे, खरीदने वाले ने भी नहीं पूछा, बेचने वाले ने भी नहीं बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। काम चलता रहा। हाँ, लेकिन हम दरख्वास्त करेंगे कि मैडम जो है ना वो इस वक्त थोड़ा सा फील कर रही हैं कि इनको एक गर्मा गर्म चाय। चाय तो इन्हें मिलनी चाहिए, मगर जो इनका प्लाट मिला है ना उसका क्या करेंगे? उसके बाद नहीं, एक काम करें, जो मुझे प्लॉट मिला है ना वो मैं आज अपने सेट से इन्हें गिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है भाई एक मिनट मैडम, नाजरीन इस वक्त जो है बहुत अहम गुफ्तगू होने वाली है, प्लाट का सौदा होने वाला है। बिल्कुल। और सौदा नहीं, गिफ्ट होने वाला है। सौदा नहीं भाई होना। देखो सौदा हो रहा है, सौदा हो रही है। सौदा हो रहा है। 2% हमारा भी बनेगा इसमें। हम यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और आज मुझे चाय कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। गरम गरम चाय हो रही है और मुझे अभी लग रही है सर्दी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैडम की तबीयत थोड़ी यार, सी नासाज अच्छा है। नॉर्मली सर्दी हुई नहीं है क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तभी मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। और ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो गुफ्तगू ये थी कि मैं अपना प्लॉट जो है वो यहाँ पे ऑन एयर सेल करने वाली थी, लेकिन बिल्कुल बीच में हमें डायरेक्टर साहब की हिदायत आ गई है कि अगर आपने ऑन सेट अपना प्लॉट फरोख्त किया तो इसमें हमारा भी हिस्सा होगा। तो 6-7 हिस्से होने की वजह से मैडम ने प्लॉट की डील जो है वो कैंसिल कर दी है। वो हम जब शो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मगर क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो फ़न और फ़न के अलावा कराची के अंदर इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए उसके ऊपर थे। क्या समझते हैं रेहान भाई? क्योंकि नॉर्मली अगर देखें तो लाइफ इतनी स्टक हो गई है, इंसान इतना बिजी है चीज़ों के अंदर, इतना टफ शेड्यूल होता है, फिर जैसे हमारा कराची के हालात हैं, जो चीज़ें यहाँ पर हैं, उसके बाद जो आवाम के अंदर एक डिप्रेशन होता है, चीज़ें होती हैं, तो किस हद तक आपको रिलीफ मिल पाता है? हकीकतन तौर पे वाकई हाँ रिलीफ नहीं मिल पाता। अभी मैं पंजाब से आया हूँ, पिंडी में था, पिंडी से अटक गया, मतलब वहाँ शोज़ भी होते हैं, अच्छा प्रोग्राम भी हो रहे होते हैं इंजॉय के, तो मतलब यहाँ पर नहीं है कोई ऐसा।
बहुत कम लोग होते हैं जो जाके मतलब एंजॉय कहीं कर पाते हैं, वरना गरीब फैमिली जो मिडिल क्लास तबके की ताल्लुक रखती है वो तो कहीं भी नहीं जा सकती ना, वो तो अपने काम में और अपने घर में ही पूरी होती है। तफरीह के मौके कराची में महदूद भी हो गए, बिल्कुल महदूद हो गए ना। हमारे यहाँ थिएटर हुआ करता था बड़ा, उमर भाई जब अल्लाह ताला बिल्कुल अंबर ऑडिटोरियम था, हुआ करता था, बिल्कुल ऐसा ही था ना, गार्डन पे एक ऑडिटोरियम था, आर्ट्स काउंसिल में होते थे, हाशू होता था, फिर इब्राहिम अली भाई होता था, अल्लाह आपका भला करे, फ्लीट क्लब में होते थे। लेकिन अब ये सारी सरगर्मियां महदूद हो गई हैं, इसे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए तो मैडम ने आज का शो टोटल इस सारे मामले को फोकस किया है। मरजान, आपको बुलाने का मकसद यही है कि कल जो आपका एक बहुत ही शानदार शो हुआ, उसके बाद ही मैडम ने सारी कार्रवाई डाली कि नहीं जी, हमें भी जो है ये प्लेटफॉर्म है हमारा वीनस मॉर्निंग वाइब्स का, ये हम आपको दे रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ ताकि जिन्होंने पहले मेरी बात नहीं सुनी वो अब सुन लें। वो तमाम नौजवान मॉडल्स, वो मेल हों फीमेल हों, अगर वो हमारे वीनस मॉर्निंग वाइब्स के फैशन शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ पे रैंप करना चाहते हैं, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे भाई मरजान से भी रब्ता कर सकते हैं, और मैडम से तो आप लोग राब्ते में रहते ही हैं। मैडम को फेसबुक पर भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैडम को इंस्टा पे भी आते हैं, मैडम को इनके व्हाट्सएप पे भी आते हैं, और मैडम टिकटॉक पे भी आते हैं। आप बिल्कुल यार, मुझे तो आजकल ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी नॉर्मल रूटीन के बारे में मेरे फैंस को कैसे पता है। इवन ऑफ बहुत सौ को तो ये भी पता है कि आप मैंने अभी लास्ट डेज में अपने टिकटॉक के ऊपर कमेंट ट्वीट कर रही थी, तो उसके अंदर था कि आप तारिक रोड कब जाएंगे। मतलब मैं जहाँ पे काम करती हूँ उन्हें इतनी डिटेल है कि मैं कब कहाँ जा रही हूँ और कब कहाँ नहीं जा रही। देख लें मैडम, आपको लोग कितना फॉलो करते हैं, और बस आप, इसका मतलब मैडम आने वाले कल में स्टार है, तो प्रोग्राम के बाद हम लोग सेल्फी ले लेंगे मैडम के साथ। सही बात। मगर देखिए, अगर हम बात करें ना तफरीह के मौके यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मौके हैं, और अब तो इतने अच्छे अच्छे पार्क्स बना दिए गए हैं, फिर इवेंट्स हो रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स काफ़ी हो रहे हैं। मगर ये इसके अंदर भी ना मंसूर, मैं ये समझती हूँ कि क्लास वाला जो चक्कर आ गया ना हमारे बीच के अंदर, कि एक अपर क्लास जा सकता है और जो बिल्कुल लोअर तबका है वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता है। मैडम काफ़ी पुरानी बात है, ये पुराना जुमला है जो हमें बड़ों से मिला है कि काले पुल से इस तरफ की दुनिया अलग है, काले पुल से उस तरफ की दुनिया अलग है। ये कराची इस वक्त मिनिमम हिसाब लगाए ना तो 4 करोड़ की आबादी के लगभग है, 36 मुल्कों से बड़ा है, और 36 का लफ्ज मैंने सिर्फ मुहावरतन इस्तेमाल किया है, हो सकता है 136 से बड़ा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अब जो सूरत हाल है, इसमें आप लोगों को, यानी ये जो एक्टिविटी आपने शुरू की ना यहाँ, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। यही एक्टिविटीज हमें हर सतह पे करनी चाहिए, छोटे छोटे कम्युनिटी बेस पे होने चाहिए। ये क्या कहते हैं बड़े भाई? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। मेरी जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, चाहे अगर मेरे अपने इलाक़े में कराना हो तो भी मैं हाजिर हूँ, और कहीं और मेरी ज़रूरत हो तब भी मैं हाजिर हूँ। और ये होना चाहिए इसलिए कि हमारी आवाम को इसकी सहूलत मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आप ये बताएं कि आप अपना छुट्टी का दिन कैसे गुजारते हैं? मेरी छुट्टी का दिन ही नहीं है मैडम। क्यों? छुट्टी करते ही नहीं हूँ। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया मैडम जी। मतलब आपका संडे जो होता है वो वीकेंड नहीं होता? नहीं, वो नहीं होता। मेरा वीकेंड वही होता है जिस दिन मैंने कर लिया अपनी मर्जी से, बस। अच्छा, तो जिस दिन आपने अपनी मर्जी से वीकेंड कर लिया तो वो कैसे गुजारते हैं? वो वीकेंड ऐसे ही होता है कि कहीं बाहर ही जाना होता है। अभी जैसे पिंडी जाना था, 4-5-6 दिन की छुट्टी एकदम हो गई अचानक, 8 दिन तकरीबन अचानक छुट्टी हो गई, इसलिए कि वो पिंडी निकल गया, पिंडी से अटक जाना था, फिर अटक से वापसी आया, तो वो उसमें हम टाइम पूरा हो गया हमारा। तो इसमें भाभी तो हमारी बहुत शिकवा करती होंगी। अच्छा, इन्होंने पता क्या किया बीच में ना, ये मैडम ने ना गुगली कराई है। मैडम ने गुगली कराई, लेकिन हर गुगली कराई मगर मैं बोल नहीं होता। हाँ, आपने बहुत ही सीधे बल्ले से उसको रोक लिया है। जी भाईजान, क्या कहते हैं जो मैडम ने इस वक्त गुगली कराई है? मेरा दिमाग कहीं और था। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा? ये भी अच्छा है कि आपने सुना ही नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपकी शादी नहीं हुई। तो आपकी शादी क्यों नहीं हुई? करनी नहीं अभी। क्यों नहीं करनी? ये भी कोई सवाल है? मेट्रो वाले ये पूछते हैं, आप लोग ये पूछते हैं। मैडम ने एक दफा नहीं, कहीं परी आएगी आसमान से तो कहीं करेंगे। आपने
सलमान खान के साथ नक्शे कहीं कदम पे आपने चल रहा हाँ हूं मैं। कहीं उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहे नहीं, कि मैंने शादी नहीं अभी कर रहे? मैंने संडे वाले दिन भी वैसे रेहान भाई कहा है। की हाइट वाइट ना मिलती भी है जरा। नहीं, मैंने संडे वाले दिन भी कहा है जिशान को ना। अच्छा। जिशान ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा भाई मेरा दोस्त जो है ना शेख रशीद है और मैं जो है ना उसके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। दोस्त कैसे हो सकता है, जमीन आसमान का फर्क आ गया। वो 120 साल के मैडम के दोस्त हैं। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ना सही। मैडम? अच्छा, मगर मैं ऐसे किसी नक्शे कदम पे नहीं चल वैसे मैडम एक आप शेख रशीद को जानती हैं? जी मैं जानती हूँ। जानती है। अच्छा, तो वो शेख रशीद क्या करते हैं, मतलब उनकी जो है दिलपसंद स्वीट है? पॉलिटिशियन है और बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है। मैं अक्सर उन्हें सुनती रहती हूँ और काफ़ी अच्छा बोलते हैं वो। अच्छा, बोलने पॉलिटिशियन में है। अच्छे हैं। बिल्कुल, हाँ बोलने में अच्छे हैं काफ़ी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। आते हैं काम की बात पे। ये जो हम अपना सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, फैशन शो करने जा रहे हैं, बल्कि हो सकता है अगर हमारे पास एंट्रीज ज़्यादा हो तो मैडम उसको 2 दिन पे भी ले जाएं, हो सकता है मैडम उसको 3 दिन पे भी ले जाएं, हो सकता है मैडम पूरा वीक जो है वो फैशन, और फिर जो मैडम ने कहा कि वो ब्राइडल और इस तरह के मामला, ये मर्जान, सारी चीज़। अच्छा आपने क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारी चिटचैट चलती रहती है, मगर आप फील्ड में कब आए, कैसे आए, कब माइंड बना कि लाइक मुझे फैशन इंडस्ट्री चूज़ करनी चाहिए? नहीं देखें, मेरे तो केस ही अलग था ना। मेरे 4 फादर्स टिल्डिंग से वाबस्ता थे। ये 7वीं जनरेशन है। मैं हूँ जो अभी एज अ डिज़ाइनर आया हूँ। उस ज़माने में मास्टर कहते थे, अब हम डिज़ाइनर कहते हैं अपने आप को। क्रिएशन क्राफ्ट वर्क मेरे अंदर बचपन से ही था। मैं गया तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के उसमें था, लेकिन वो बिज़नेस मेरा पाकिस्तान में इतना हिट नहीं हुआ। फिर मैं फ़ैशन की तरफ आ गया। मेरे लिए आसानी इसलिए हो गई, मैं बचपन से सुई धागा, कैंची, सीजर, कटिंग शटिंग ये सब मैंने देखा हुआ था। कट्स का पता था, कलर्स का पता था, पर्सनालिटी का पता था कि किस पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या चीज़ में ये जचेगा, क्या नहीं जचेगा इस पर। तो जब मैंने शो बिज़नेस में मैं आया हूँ तो मेरे लिए बाकायदा आसानी हुई। सेल्फ ग्रूमिंग मैंने लिए, मैंने कोर्स कहीं से नहीं किया फैशन डिज़ाइनिंग का। दैट्स गुड। ठीक है, मैंने कहीं से कोर्स नहीं तो किया हुआ। मतलब आप इसे गॉड गिफ्टेड कह गॉड सकते हैं। गिफ्टेड, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे 4 फादर 7 जनरेशन माजी की अगर आप ले लें, जेनेटिकली भी आपको जेनेटिक चीज़ें मिलती हैं ना। तो इस उस पे मेरी मदर जो हैं थी वो बाकायदा, उनके हाथ में एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त थी। फादर मेरे कट्स बहुत हसीन थे। कुछ तो मेरे फैमिलीज में ऐसे मेंबर हैं जिसमें मेरे फादर फिर सिर्फ बॉडी को देखते थे एक निगाह और वो साइज़ की फिटिंग बिठा देते थे कि ये इसका ये साइज़ है। ये गॉड गिफ्टेड होता है। अच्छा, डिज़ाइनर की अगर बात करूँ ना तो मेरा सवाल एक मंसूर से है, क्योंकि ये भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक किरदार अदा कर रहे हैं। तो मंसूर, सवाल ये है कि इतनी संजीदगी से ना पूछा हाँ, मैडम, देखे ये मुझे शक होने लगता है कि इस सवाल के बहुत पीछे ही- ना कोई आपने लाजमी फुलझड़ी रखी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आप ये बात बताइए कि लाइफ की पहली मॉडलिंग या पहला शूट कब, कैसे और कहाँ हुआ? मैडम मतलब अगर आप थिएटर की बात करें ना, नहीं, तो मैं पूरे स्क्रीन वर्ल्ड की। में बात कर रही हूँ। पूरी दुनिया की बात कर रहे हाँ, हैं। पूरी फिर कहाँ से दुनिया शुरू में होता है? कहाँ से स्टार्ट हुई मॉडलिंग? मॉडलिंग मेरा ख्याल है यूनान से ही स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि कैसे? सारे मामलात जो हैं वो वहीं से स्टार्ट होते हैं, यूनान में। क्योंकि सबसे पहला जो कल्चर्ड सोसाइटी है ना वो यूनान की थी। यूनान। हाँ। लेकिन अगर आपके पास कुछ और मालूमात है तो वो हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। बिल्कुल ये थिएटर से स्टार्ट हुआ था। नहीं। और अच्छा, क्योंकि भाई मैडम के आप पास कुछ मालूमात है, ऐसे नहीं डिजाइनर मैडम ने हैं। बीच में कोई। आप डिज़ाइनर हैं और मैंने यहाँ डिज़ाइनर को मैंने वो किया था मेंशन। दरअसल एक मुल्क था, उस मुल्क का फिलहाल नाम मुझे ये तो नहीं कोई याद। बात नहीं हुई हाँ, मैडम, हमें मगर चौरंगी स्टोरी घुमा मैं दी आपको मैडम बता ने। देती हूँ। स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। स्टोरी ये थी कि उस टाइम का जो टेलर था, उस टाइम का जो डिज़ाइनर था, उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी के अंदर इस तरीके की जो आर्टिकल्स थी, जो चीज़ें थी, उन्होंने वो सी। अब वो सीने के बाद उन्हें करनी थी मार्केटिंग, ठीक है, कि वो किस तरीके से। नहीं, इस किस्म की कहानियां गूगल पे बेपनाह है, ये फेक है ये। दिस इज नॉट अ नहीं। कहानी, क्योंकि हाँ। जाहिर है मैं इस फील्ड से रिलेट करती हूँ। तो एक शो के अंदर मुझे ये बात पता चली थी, दैन मैंने इसके ऊपर सर्च किया। और जो बताने वाला था वो कौन था? सर, जो बताने वाला था वो गूगल था? नहीं, वो मैंने उसके ऊपर किया था, विकीपीडिया के ऊपर किया था। और विकीपीडिया से मुझे ये बात पता चली कि जो लाइफ की दुनिया में पहली दफ़ा जिसने एज ए मॉडल काम किया तो वो एक हाउस वाइफ थी। उसने अपने हस्बैंड का बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए उसके कुछ क्लिक्स को शूट किया, दैन उन्होंने उसको आगे जो है वो लोगों को दिखाया, कस्टमर्स को दिखाया। दैन उसके बाद वहाँ से मॉडलिंग का जो सिलसिला है कहानी वो है। शुरू कहानी हुआ। अच्छी है। असल में मैडम को करना था खिराज तहसीन पेश
आज की औरत को, वो कर दिया। घर की औरत को, हाँ। तो वो मैडम ने देखो कर हमें दिया। 2 चौरंगियां घुमा के मैडम ने वही छोड़ दिया जहां से हम बैठे अच्छा थे। ना मैंने किसी को ये खराजी मैथ है, पैसे- ये देखें, ये आपको मैं बताऊं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप गूगल पे अगर सर्च, हर दफ़ा गूगल सच नहीं बोलता है। गूगल ने भी बहुत सारी फेक कहानियां बना के जमा की हुई हैं। अगर आप सर्च करेंगे ना कि फर्स्ट टाइम मॉडलिंग किसने की थी, किस कंट्री ने हुई थी, ये नहीं थी। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोमन्स जो होते हैं ना, रोम जो जिसको कहा जाता है ना, यूनान जिसको यूनान है, ठीक है, उनके यहाँ कल्चर बेस पे प्रोग्राम हुआ करते थे। टैब्लो रसूल अल्लाह के दौर में भी हुआ करते थे, जिसके लिए मना किया गया था। दफलियाँ बजाई जाती थी, गाना, हाँ, नाच मतलब वो बजा- जो मेले ठेले होते मेले थे, ठेले उस- होते थे, उसका। ये 1400 साल पहले क्या, कबले मसीह से चलता आ रहा है ये। अच्छा मरजान, जो जिस मुल्क की मैं बात कर रही हूँ ना, वो भी इसी रिलेट यहीं से कहीं से वो रिलेट करते नहीं, हैं। हमारे क्योंकि रीजन में नहीं हो सकता मैडम। हमारे रीजन का नहीं है वो, हाँ। नहीं यूरोपियन अगर साइड पे देखो ना तो वो उसी साइड से वो बिलोंग करते हैं, और ये स्टोरी भी वहीं से ही है। अगले तो शो husband में, wife की ये story अगले थी। शो में आप नाम ढूंढ के लाएंगी, हाँ, क्योंकि Oh my God. हम पता है क्या, मैडम वहीं खड़े हैं, मैडम ने 3 दफा में घुमा के वहीं उतारा है, आगे नहीं ले जा रही मैडम। अच्छा चले मैं आगे लेकर जाती हूँ, आगे मरजान चलें। से, मरजान से नहीं, मैं गुफ्तगू यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर आपने अब तक क्या क्या किया फैशन की इंडस्ट्री में आके? फैशन की इंडस्ट्री देखिए, मैंने 2005 में शो बिज़नेस ज्वाइन किया है और बहुत बड़े चैनल से मुझे प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ से मैंने काम किया। फिर ड्रामों में की साइड आ गया, बड़े बड़े स्टार्स थे, उनके साथ ड्रामों वगैरह का करा, इंटरटेनमेंट में। लेकिन मेरा टाइम बहुत बर्बाद होता था, लेट नाइट शूट्स होती थी और फिर मेरे लिए सुबह प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद मैं दोबारा से फिर न्यूज़ चैनल की तरफ आया। कोविड पे थोड़ा सा 1-1.5 साल का रेस्ट लिया। कोविड के बाद हम लोग, फिर मैंने जब सोचा कि निकलना है तो एक्सपो सेंटर्स पे जाके ये वो सब कुछ वगैरह, कुछ पॉलिटिशियंस मिले, उनका दोबारा से काम स्टार्ट लिया, स्टिचिंग वगैरह ये सारा कुछ करके, डिज़ाइनिंग। फिर शोज़ के ऑफ़र आने लगे, शोज़ के ऑफ़र आए, इंटरव्यूज़ किया, इंटरव्यूज़ जब 2-3 वायरल हुए ना, तो उसके बाद फिर मैंने, लोगों ने पहचाना कि आप एक डिजाइनर हैं। कामयाबी की पहली सीढ़ी पे कदम रखा और आखिरी पे निगाह ना। फिर मैंने कहा अब मुझे रुकना नहीं है। आप देखें पूरी रात के जागे में मेरे आवाज़ में भी फ़र्क आ रहा है, लेकिन अब रुकना नहीं है, अब बस मंजिल तक ही पहुंचना है। बहुत ही खूबसूरत बात है कि कामयाबी की पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखना। और इसी के साथ साथ ही रिहान भाई से मैं पूछूंगी कि इन्होंने कामयाबी की पहली सीढ़ी की बात की, तो क्या सोच के आपके माइंड में आया है कि आपको कंस्ट्रक्शन लाइन ज्वाइन करनी चाहिए, यहाँ से आपको अपना जो करियर है वो ऑन करना चाहिए? देखिए वो तो मुझे खून में मिला, मेरे वालिद साहब भी यही काम करते थे माशाल्लाह। तो वही काम को कॉपी करते हुए मैं आगे लेके चल गया। वो एक छोटे से ठेकेदार थे, मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, बस ये मैंने थोड़ा सा एफर्ट दिखा तो दिया। क्या क्या हर्डल्स आपको क्या क्या फेस करनी पड़ी? क्योंकि जाहिर बात है, देखिए इलेक्ट्रिकल में मैं खुद इंजीनियर हूँ, अच्छा तो मुझे ये काम खुद ही करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हाथ से तमाम कंस्ट्रक्शन के काम के हवाले से तमाम काम अपने हाथ से करना जानता हूँ। मतलब मुझे किसी की इसकी ज़रूरत नहीं कभी पेश आई, या कभी किसी मज़दूर ने मुझे सर पे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करी, और ना वो कर सकता है। इसलिए वो बेचारा ऐसे टाइल लगाना या चुनाई करना, ये सब कुछ मुझे खुद अपने हाथों से करना आता है, तो इसीलिए मैं कहीं मार खाया नहीं हूँ अभी तक। देखें ये लाइन जो ड्रॉ की है, वो जो आप कह रहे हैं ना कि आपने वो कैंची और सुई और धागा और ये सब चीजें देखी, कि अगर आप खुद कोई काम जानते हैं ना और फिर उस कारोबार को आप ज्यादा बेहतर तौर पे आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैडम। बिल्कुल ऐसे ही है मंसूर। अगर मैं भी आपको बताऊँ ना कि मेरा जो मॉडलिंग का हवाला जो मैंने स्टार्ट किया था, तो वो स्टार्टिंग तो आपको पता ही है कि मेरा क्योंकि गोल जो था वो कुछ और था, मगर गॉड गिफ्टेड मुझे जो है वो था कि मैं रैम्प वॉक अच्छी कर सकती थी। उस टाइम पे भी स्कूल टैब्लोस पहले बहुत होते थे, अभी भी होते हैं, तो वहाँ पे एक फैशन शो हुआ था, तो वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम रन किया था। देन वहाँ से फिर मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ, और फिर ये क्योंकि 2014 और 15 तक देखें ना तो फैशन के बारे में इस तरीके से स्टडीज़ नहीं होते थे इतने ज़्यादा कि आपको रैंप पे कैसे चलना है पाकिस्तान अभी के भी अंदर। बहुत कम काम हो रहा है, अभी भी बहुत कम है। देखें ये आप नहीं समझते कि आज जरूरत है कि बाकायदा ये अगर इंडस्ट्री बन रही है तो इसको मतलब आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं आप सिखाया जा रहा है। मंसूर भाई आप यकीन जाने, मैंने इतने सारे, मुझे एज अ गेस्ट बुलाते हैं और ज़ाहिर है मुझे काफ़ी इज्जत मिलती है, जो इंस्टीट्यूट है नहीं क्या, लेकिन आप यकीन जाने कुछ काम नहीं सिखा रहे। तख्ती और कलम होता है ना, वो तक पकड़ना नहीं सिखा रहे हैं। वो चीज़ मटेरियल आके बस बच्चों के हवाले कर देते हैं, ये लिया, स्केल लिया, पेंसिल लिया, फलाना लिया, ये देखो बटन लिया, और उनके हवाले आप उनको समझा दें, सिखा दें, नहीं कुछ काम नहीं हो रहा फैशन इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे सिर्फ पैसे का ज़या है। अच्छा मैडम, ये इससे ज़्यादा घरेलू खवातीन घर में डिज़ाइन कर लेती हैं। हाँ। अपनी बात कर रहा है या अपने काम की बात कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एक
सीनियर मॉडल हैं, सीनियर निकाल लेते हैं हम इसमें से। आप एक मॉडल हैं, हाँ। आप एक क्या नहीं समझती कि एक इंडस्ट्री कायम होनी चाहिए, कोई इदारा कायम होना चाहिए बाकायदा, अच्छा। जो सिखाए? अच्छा, ऐसा नहीं है मंसूर, इदारे हैं यहाँ पे, मगर हमारी यहाँ अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। अब जो न्यू टैलेंट आ रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ पे, अपना स्टार्ट कहाँ से लेना है। इवन ऑफ उन्हें इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं होती है कि उन्हें पहला स्टेप जो है वो कहाँ से लेना है, किस मैं तरीके बताऊं से आपको, लेना है। देखें कराची के मुकाबले में ना लाहौर में बहुत अच्छा फैशन होता है। वहाँ पढ़ाया भी बहुत अच्छा जा रहा है फैशन को, स्टडी जो है ना उनका, क्योंकि मैं वहाँ देख कर आया, मैं मुतमईन अगर हुआ हूँ तो लाहौर में स्टूडेंट्स जो हैं, जो ये इंस्टीट्यूट जो खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, मैं सिर्फ वहाँ से मुतमईन अच्छा हूँ। मरजान, मैंने जो रैम्प सीखा ना, जो मैंने रैम्प को स्टडी किया, तो वो मैंने आप यकीन करेंगे कि मैंने सोशल मीडिया से तालीम हासिल की। लेकिन ये आप online पहले से classes कैसे तय मैंने कर रही हैं लिए। कि मैं यकीन करूंगा? नहीं, मैंने आपसे सवालिया पूछा। अच्छा, मैं यकीन करूंगा। हाँ, जी, कि मैंने जी, नाज़रीन, मैं सोशल यकीन मीडिया करूंगा। से तालीम हासिल की, सर्च किया बाकायदा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था ना एक चीज़ के अंदर, और मुझे जानना था कि क्या चीज़ कैसे होती है, क्यों है, क्या वजह है। इवन ऑफ ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि रैम्प के ऊपर एज ए कोरियोग्राफर जो मैंने लोगों को गाइड भी किया, तो ये बाकायदा मैंने स्टडी किया, इसको स्टडी करके किया कि आपको म्यूज़िक को कैसे फॉलो करना है, आपको वॉक कैसे करनी है, स्टेपिंग क्या होनी चाहिए, जिस रिदम की आपने बात की थी उस रिदम को कैसे सेट पे मेंटेन रखना है। अच्छा, इसी के साथ साथ फिर आती है सारी इन्वायरमेंट के ऊपर बात। आपका जो ड्रेस है ना, उसके हिसाब से आपका रैम्प होना चाहिए, आपका बैक स्टेज जो होता है वो, हाँ बिल्कुल, वो उसी हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया, देन उसके बाद जाकर मैंने फिर अपना स्टार्ट लिया कोरियोग्राफी। आपने स्टार्ट लिया, मेरा ख्याल है ब्रेक भी आप ही ले लें। बिल्कुल नाजरीन, इसी के साथ साथ ही हम लोग ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे वापसी आने के बाद हम आपसे फिर चट-चाट करेंगे मज़े मज़े के। वो नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन, ब्रेक से वापसी आ चुके हैं, और इसी के साथ साथ ही हमने आज फैशन पे बात की, इंडस्ट्री के ऊपर बात की, और इस बीच के अंदर हमने कराची पे बात करने की कोशिश हमने की, कंस्ट्रक्शन मगर- इंडस्ट्री में भी बात की, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हमने कराची पे भी बात करने की और हम कोशिश रेहान भाई की। की शादी पे भी बात करेंगे। हाँ, आप करें। पूछे 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 आप पूछे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता रेहान भाई कि एक नौजवान कॉलेज लाइफ से गुजर रहा है, यूनिवर्सिटी पढ़ी है, और उसके दिल की धड़कन जो है कभी तो वो कोई आई होगी। तेज ही ना हुई हो, ऐसा कैसे हो? धड़कन तो तेज ही रहती है। ना 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 ना, जो हम पूछ रहे हैं वो बताएं। वही तो बता रहा हूँ जो आपने हमारे पूछा। देखें, हमारे शो का ये है मॉर्निंग शो, और मॉर्निंग शो का फॉर्मेट जो है वो कोई बाकायदा डिक्लेयर्ड नहीं होता। हमारे पास जो दोस्त आता है हम उसकी प्रोफेशन पे भी बात कर रहे होते हैं, और उससे ये भी पूछ रहे होते हैं कि चूंकि ये बहुत ही मतलब एक मुश्किल काम है, मुश्किल सवाल है, लेकिन मुश्किल इसको काम है। बहुत आसान कर दिया हमारे एक बहुत बड़े उस्ताद हैं सुहेल वड़ाइच साहब ने। वो बातों बातों में ऐसे ही घुमा के पूछ लेते हैं कि इश्क तो लड़ाए होंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लड़ाए होंगे। हाँ, यही तो हम पूछ रहे हैं ठाकुर साहब। तो पहला इश्क कब लड़ाया? स्कूल जमाने में लड़ा लिया बस। स्कूल की लाइफ है या कॉलेज की लाइफ है? स्कूल की लाइफ पे करते। स्कूल की लाइफ है। और मतलब फिर क्या स्कूल के बाहर खड़ा होना भी एक टास्क होता था खड़ा या? होने की जरूरत ही नहीं हुई, स्कूल साथ ही था, कंबाइंड था। अच्छा अच्छा, मतलब बॉयज और गर्ल्स साथ साथ स्कूल थे। वेरी गुड वेरी गुड। किस इलाके की बात हो रही है वैसे? ये इस्लामिया कॉलेज में स्कूल हुआ करता था, कुरैशी स्कूल। इस्लामिया कॉलेज कौन सा वाला? जमशेद रोड जो। ओए होए 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 होए, वेरी गुड। तो ये शादी आपने इसी वजह से नहीं की? नहीं, शादी वो की वजह इश्क नहीं। जो हमसे रूठ गया। अच्छा, बात क्यों नहीं आगे बढ़ी? वो मामला ही चैप्टर ही क्लोज हो गया। मतलब वो कोई और लेके ले उड़ा तो मैं किराएदार क्या- अचानक मकान छोड़ गया, भंवरे ने खिलाया फूल। वो कोई और ही लेके उड़ा तो मैं क्या करता। मैं तो इंतजार में ही था।
सही। तो उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होती है फिर खत्म हो गया, फिर काम में लग गया बस। काम में लग गए, मतलब फोकस जो है वो आपने कहा कि यार सब काम में ही फोकस है और कोई फोकस नहीं है। मोहब्बत नहीं होती कुछ। उनको जिंदगी दे, बस उनकी खिदमत बस बहुत है। मैडम मोहब्बत क्या होती है? सर मोहब्बत सिर्फ ये होती है कि आप अपने आप से मोहब्बत करें, है ना? और आज के दौर में यही बहुत बड़ा काम है कि आप खुद से मोहब्बत करें और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अल्लाह की जो मखलूक है, आप उनसे मोहब्बत करें। और शायद कहीं ना कहीं इसकी कमी भी है, जिसकी वजह से इतने मसाइल का सामना भी करना पड़ जाता है। मगर उसके बावजूद भी हमारा जो शहर है वो ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, लाख इख्तलाफ हो, मगर फिर भी एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते। और कोई भी बुरा वक्त अगर आता है, किसी पे भी आता है विनोद, तो सब एक हो के अपनी भी मदद करते हैं और उनकी भी मदद करते हैं। यार ये बात मैडम ने लाख रुपए की है कि जो कराची है ना, हम अपनी गुफ्तगू को समेट रहे हैं। आप फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब बात कराची की आती है, कराचीआइट की बात आती है, तो मैं हमेशा ये बात करता हूं कि बिला रंग, नस्ल, ज़बान, मजहब, मसलक, कराची के तमाम लोग जो हैं वो एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ हो जाते हैं। मतलब अल्लाह ना करे कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो फौरन हेल्प आउट हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है कराची में। ये एक है कि एक दूसरे के केयरिंग है, नियर बायर का बड़ा ख्याल रखा जाता है। फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम है या त्यौहार है, कोई भी त्यौहार आता है, हमारा मजहबी त्यौहार आता है या वैसे हमारे फेस्टिवल होते हैं काफ़ी कुछ, ये वो, तो जो पड़ोसी हैं एक दूसरे के, वो कहीं से भी आए हैं, किसी भी रंग के हैं, नस्ल के, मसलक के हों, वो एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये जो कराची का जो कल्चर है ना, आप माजी के भी अगर पीटीवी के ड्रामे देखेंगे ना, तो उसमें कराची के कल्चर को एक ख़ास अहमियत दिखाई जाती थी। चाय कप सौसर के साथ दिखाया जाता था पीते हुए, बड़ी तमीज़ से बात की जाती थी, करीना होता था, सलीका होता था, एक ख़ास किस्म का एक मिजाज दिखाया जाता था कराची के लोगों का, ख़ास तौर पर उर्दू में बोलने वालों का। और आज भी वो चीज़ है, वो तहजीब है। कई ऐसे इलाके हैं जो छोटे इलाके कहलाते हैं, लेकिन है ना, उधर अगर आप जाएं तो आपको वो पुरानी रिवायतें नज़र आएंगी। इंग्लिश बोलते हुए भी बच्चे नज़र आएंगे, तड़का होगा उनमें मम्मी पापा का, बर्गर शॉट होंगे ये वो, लेकिन वो जो उनके जो घरों की जो रूट्स हैं वो आज भी माजी की एक खूबसूरत यादों का है। और मुझे इस चीज़ की देख के बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने अपनी उर्दू कैसे सही करी ऐसे लोगों के साथ जाकर, क्योंकि मेरे घर में तो अरबी बोली जाती थी। अच्छा, तो आपका जो बेसिक ताल्लुक है वो कहाँ से है? नहीं, मेरे फादर का ताल्लुक तो पाकिस्तान से थे, इंडिया से जो माइग्रेशन फोर फादर्स का अफगानिस्तान से। हम यूसुफजई पठान है। आप भी यूसुफजई पठान जी, हैं? जी। मैडम मैं भी यूसुफजई पठान हूं। मैं कहाँ पठानों के बीच में फंस गई लेकिन हूँ। आप शेख, आप तो शेख हैं मैडम, शेख हैं भाई, मैडम शेख। ये इनका अरबों से है, शेख जितने हैं वो अरब हैं। मैडम आपका तो, हम लोग तो बस ऐसे ही। अच्छा, एक हम इस पे एक कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कम्युनिटी है ना यूसुफजई पठानों की, उनको भी कहीं एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करें, और उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे भाई हैं इम्तियाज़ खान फारान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। और असलम खान साहब कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन, वो बड़ा काम कर रहे हैं। किसी दिन उनको भी यहाँ हम मधु करते हैं। असल लफ्ज़ है पठान। पठान। पठान के मायने क्या होते हैं? जो किश्ती जिसके ऊपर रखी जाती है, जिस लकड़ी के ऊपर कश्ती को बनाया जाता है, असल लफ्ज़ है पठान। बाद में उसको पठान कर दिएगा। और ये जो पठान लफ्ज़ है, ये रसूल अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी काबिल जंगजू और बड़ी जिसको ऐसे। कहा जाए उस किस्म की कौम थी। और आपका भी शायद अफगानिस्तान से कहीं से लगता होगा। यूसुफजई पठानों का मेन जो है अफगानी है। 4, 5, 6 नस्लें जो इस वक्त मैडम ने बहुत, ये तो मुझे अभी इंकशाफ हुआ। मैडम ने ईंट मारी है कनपटी में। नहीं, यूसुफजई पठानों का है ही वहाँ से शिजरा जो निकलता हुआ है। अच्छा मैडम, अफगानिस्तान पठान, सुने पठान एक अलग, वो तो एक कैफियत है पठान। नहीं यार, ऐसा नहीं। वो अलग नस्ल के लोग हैं, अफगानी अलग नस्ल के लोग हैं। वो हम इसको भी अगले किसी प्रोग्राम में जब हम वो बुलाएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। सवाल मेरे ज़हन में कैफियत है, किसी पे भी ताल्लुक हो सकती है। नहीं, मेरी बात सुने, आपने मुझे इस बात को प्रॉपर एंजॉय नहीं करने दिया। अच्छा, प्रॉपर एंजॉय कीजिए। मैंने तो कहा, मेरी तो इतनी आप जोर कुछ से कह रहे थे, वो फिर भूल जाएंगे अभी। नहीं, मैं मेरे जहन में एक सवाल आया था कि जो हम बात कर रहे हैं ना, एक मेरे दिमाग की रॉ में, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा था, जो गरीब आदमी है, जो किराए के घर में रह रहा है, वो अगर अपने घर की कोशिश करता है, क्या कोई है मंसूबा ऐसे आप जैसे बिल्डर्स के जहन में कि कम कीमत के जो हैं प्लॉट्स वो उठाए जाएं, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन की जाए, गरीब आदमी को छत मिलने का इम्कान है? हमारी मैं तो नहीं समझता कि है। तो हम खुद नहीं कर पा रहे तो दूसरा क्या कर पा रहा होगा। हकीकत तो बात यही है। हमने भी कभी तक ये बात नहीं सोची जो आपने कही,
और ना हम सोचेंगे इस बात को, इसलिए कि हमें उससे फ़ायदा ही नहीं होगा। जब हमें किसी चीज़ से फ़ायदा ही नहीं होगा तो वो काम ही हम नहीं करेंगे। बड़ी आप खुल के बिल्कुल खुली खरी बात कर करी, रहे हैं, बिल्कुल खुली बात करी है मैंने, बिल्कुल खरी बात कर ठीक रहे है। वजह है कि हम खुद भी नहीं कर रहे और ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि हमें उससे नुकसान होगा, बिल्कुल ठीक है। और नुकसान कोई भी शख्स अपना नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि हुकूमत नहीं है, अगर कोई अमली काम करे, कोई प्रोजेक्ट, कोई ज़मीन उनके नाम करे, कोई प्रोजेक्ट बनाए और उन्हें घर दे, तो वो पॉसिबल हो सकता है। और आप समझते हैं कि अगर हुकूमत इस कैनवस को लेकर आती है, कोई मंसूबा शुरू करती है, तो वो फिजिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पंजाब में है, पंजाब में बहुत सारे फैसिलिटीज़ दी गई लोगों को, मगर असल में हमारे शहर के लोग भी तो कुछ सही नहीं है। 92 में भी टैक्सियाँ दी गई मगर लोगों ने उसके बिल्स तक पे नहीं करे। तो मैडम वाली बात कर रहे हैं कि हम लोग, आप भी मैडम यही कहती हैं कि सारे हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग खुद भी हम कुछ खुद भी सही नहीं है ना असल में। अभी पंजाब में सब कुछ दिया जा रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए क्यों दिया जाएगा? पहले दिया है वो, आपने उसको पूरा नहीं किया। यहाँ पे इतनी चीज़ें दी गई, वो उन्हें सही से आप लेकर नहीं चल पा रहे हो। तो मसलन बात ही मैडम, सारी है। सर मसलन ये कि मैडम हम मैडम चल तो वैसे ही पुरानी है, बहुत 100 साल तो वैसे ही हो गए। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी मैं, अभी हालिया पे जाऊंगी। जब वो आप कटिंग वटिंग की बात कर रहे थे, तो हुकूमत ने देखे फिर भी आवाम को रिलीफ दिया, उन्हें जगहें दी। अब उस बीच के अंदर पता है क्या चीज़ हुई? बारीक काम। जिनका, हाँ वो बारीक काम वो ये था कि जिनका हक था ना वो जगह उन्हें मिली नहीं। जो ऑलरेडी वेल सेट है वो अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल में वो जगहें बढ़ती रहीं। अच्छा, ऐसी मंगाई हाँ, गई और उनको दिए गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही सही कह रहे है। हैं, बिल्कुल और ऐसा ही हुआ। फिर उसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ भी देखें ना, वो जिस इंसान को वो जगह दी है, अब यहाँ पे उसकी भी कमजरफी ये है कि वो उसने जगह उठाई, वो किसी को सेल आउट कर दी, अब वो उसी जगह पे बैठा हुआ है। अब अगर वो कल को घर खाली होता है या कुछ भी होता है तो एंड में वो गालियाँ हुकूमत को ही पड़नी है। मैडम हमेशा ये बात करती हैं, नाजरीन हम बार बार इस बात को दोहराया है कि कहीं हमें भी अपनी इस्लाह करनी है, चीज़ें हमने भी बेहतर करनी है। सब कुछ सरकार पे डालकर हम बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते हैं। छोटे छोटे पॉकेट्स में आप हिस्सा बकदर जिस्सा डालें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वही वाली बात कि क्या कोई सरकार से हटकर जैसे जो लाइन हमने ड्रॉ की, क्या कंस्ट्रक्शन की दुनिया के कुछ दोस्त, कुछ बड़े मिलकर इस बात को नहीं आगे बढ़ा सकते? मतलब क्यों मिलेंगे? उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि क्यों मिले हम। अल्लाह ताला ने हाँ, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे दिमाग में डाल दे और ऐसे कोई 4-5 लोग मिल जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। मैंने यही कहा ना कि अल्लाह ताला ने जिनको अल्लाह अगर दिया डाल है, दे हमारे दिमाग में और हम ये काम कर लें तो एक बात बन सकती है, वरना हम सोचते ही नहीं, इसलिए कि हमारे पास अपना टाइम नहीं, अपने काम पूरे हो रहे हैं, बस काफ़ी है। अच्छा, जो आपने ये बात की ना, क्या इसका ताल्लुक देखा जाए तो इखलाक से भी रिलेट करता है? क्योंकि जो हमारा नॉर्मली देखा जाए बचपन के अंदर हम देखते थे कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था, वो ख्याल बिल्कुल एक मैम दूसरे खत्म हो का गया। एहसास होता था, ठीक बचपन है, में था, बिल्कुल आप पड़ोसी की आवाज आती थी, बात चले जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। माँ बाप जो है ना वो तब्दील हो तरबियत गया, देते थे। बदल चुका है बिल्कुल। पहले तो खटखट भी होती थी तो बंदा पूछा कौन किसके पास है, बोला हम यहाँ पूछते थे, पड़ोसी के पास आते थे, खुद पूछ रहे होते थे। वेलफेयर स्टेट्स में नाजरीन हमेशा रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारे हवाले जो हैं वो सरकार से ही जुड़े हुए होते हैं। लेकिन फी ज़माना ख़ास तौर पे जब आप मटीरियलिस्टिक दौर में आ चुके हैं, मादा परस्ती इतनी आपके अंदर सलाहियत कर चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने बेहतर करना है। और वही बात जो बार बार मैडम कहती हैं कि आपको पहले खुद ठीक होना है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर हम बात करें, ये सारा जो ताल्लुक है वो एक तरबियत से शुरू होकर तरबियत पे ही ख़त्म होता है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं और किताबें रट के माशरे के अंदर बैठ के हम काफ़ी लंबे चौड़े लेक्चर दे रहे होते हैं, मगर उसके ऊपर अमली कोई कुछ भी नहीं हो रहा होता है। अगर आप नॉर्मली घर से भी देखें ना, तो एक बच्चे का जो तरबियत का पहला सिलसिला जो होता है वो उसके अपने घर से होता है, ठीक है, मगर आजकल घरों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर जोर ही नहीं दिया जा रहा है। माँ को टाइम ही नहीं है, माँ को मोबाइल से फुर्सत नहीं है इस टाइम पे। हमारी जो माएँ थी उनको फुर्सत क्या, वो तो उनके पास मोबाइल नहीं था। आजकल की माओ को तो सिर्फ मोबाइल की ज़रूरत है, उनके पास मोबाइल है, वो पूरा टाइम वो मोबाइल पे, खाना भी मोबाइल पे पक रहा है, तो वो क्या बच्चे की निगहदाश्त करेंगी भाई? तो ये आपने शादी इसलिए नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। मैडम ने जर्नल मारी। ये आजकल की मैडम नई ने जनरेशन है, नहीं आजकल की जो नई लड़कियां जो शादियों की आ रही हैं, उनका यही है, वो पूरा दिन मोबाइल पे तो है, वो खाना भी पका रही, तो इसमें देख के अच्छा ये डालना है। नहीं तो मे भी पॉसिबल आपको खुद को अपनी लाइफ में इतना टाइम मिला ही ना हो। मैडम मैंने मरजान से पूछा था कि भाई मरजान तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहने लगे कि मुझे वो लड़की नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। मैंने कहा आपको कैसी चाहिए? तो फिर इन्होंने मुझे शायरी में बताया था कि गाल पे गाजा ना हो,
आंखों पे मस्कारा ना हो, वाह। गाल पे गाजा ना हो, आंखों पे मस्कारा ना हो, और मिस्ड कॉलें मारती हो ऐसी फनकारा ना हो। मैंने कहा भाई मिस्ड कॉल ही मारेगी आपको, अपनी बैलेंस का इशू है। मैंने भी यही बना लिया है ना। और आजकल का दौर पता है क्या मैडम, किसी भी आप लड़की से दोस्ती करें ना, तीसरे दिन उसको कोई ना कोई काम पड़ जाता है, उसका बाप भाई मामू चाचा ताया हॉस्पिटल में होता है और कहती है पैसे भेज दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां इतनी भी बुरी नहीं होती है जितना आप दिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आदमी होते हैं, उन्होंने सिर्फ आईडी लगाई हुई होती है लड़की। अच्छा, नहीं, ये मेरा अपने साथ भी हो चुका है कि मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, बीच में मेरी आईडी जो है वो किसी ने कुछ फेक आईडीज बनाई थी मेरे नाम पर। आपकी भी तो बना दी थी ना? जी, मेरी कुछ फेक आईडीज बनाई थी और उसके ऊपर बकायदा मेरे दोस्तों से पैसे लिए गए मेरे नाम पे, मुझे खुद को नहीं पता। ऐसे मैडम ये काम बुरा नहीं है, काम बुरा नहीं है मैडम ये। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ मैडम, बिल्कुल मेरे साथ हुआ। मैं मेरी जो इब्तिदा है अपना वो पैसे भेजते भेजते ही हुई। जियो टीवी से मेरी इब्तिदा है, और वो हमें आउटसोर्स हुआ था काम। न्यूक्लियस हमारी कंपनी थी जिसके लिए हमने जियो तेज के लिए पूरी 100 एपिसोड की सीरीज भी लिखी थी। तो वहाँ जो हमारे बॉस थे शाहबाज सिद्दीकी, वो अब अमेरिका में होते हैं, तो वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका शिफ्ट होने के बाद कुछ अभी मेरा ख्याल है पिछले साल की बात है, उनका एक मुझे मैसेज आया, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा बॉस कैसे हैं आप, ये वो ठीक। तो थोड़ी देर बाद 2-4 जुमलों के बाद उन्होंने कहा कि यार मुझे कुछ यहाँ पेमेंट करनी है, तो फौरी तौर पर कुछ पैसे इस जगह पे दे दो। तो मैं थोड़ा सा वो हुआ, मैंने कहा यार ये तो पैसे बांटने वाला आदमी था, ये पैसे मांग कैसे रहा है मुझसे। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैंने जो मामलात को देखा, सुना, समझा, तो मैंने आइडिया कर लिया। तो आप भी होशियार रहें और दोस्तों को भी होशियार रखें। वो एक बड़ा लोड वाली कौन होती थी, सबा होती थी। तो वो पहले जब ये वो लोड से शुरू हुई थी कहानी और आज तक चल रही है। आप किसी ना किसी सूरत में कहीं ना कहीं फंसते हैं, रुकते हैं, तो ज़रूर होशियार रहिए। और मेरा ख्याल है टाइम चूंकि ख़त्म हो रहा है, तो हम मैसेज लेना शुरू करें। मरजान आपसे शुरू करते हैं, कोई मैसेज यहाँ पे हमारे, ये आपका कैमरा। सबसे पहले मेरा मैसेज यही होगा कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें। ये कैमरा है आपका। मैसेज मेरा यही है कि आप पहले अपने आप से प्यार करना सीखें, फिर आप दूसरों से प्यार कर सकेंगे। अपनी इज़्ज़त करना सीखें, फिर आप दूसरों की इज़्ज़त कर सकेंगे। और फैशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सर्दियाँ आ रही हैं, विंटर कलेक्शन बहुत खूबसूरत मार्केट में भी आए हुए हैं। आप जब भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदें तो उस पर देख लीजिए कि ये वुलन कौन सा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बाज़ वुलन ऐसे होती हैं, फैब्रिक होता है जो इचिंग का सबब बनती हैं और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल ठीक। बड़े भाई, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस शो के ज़रिए? मैं तमाम पाकिस्तानी को यही पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाक आर्मी से मोहब्बत करें। सोशल मीडिया को बेजा इस्तेमाल ना करें कि आपकी नकलो हरकत से दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचता है, तो वो हरकत बिल्कुल भी ना करें और ऐसी पोस्टें बिल्कुल ना चलाएं जिससे आपके दूसरे ममालिक को फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आज बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ पे हमारी हुई, और क्योंकि इससे पहले शो का जब हमने स्टार्ट लिया तो उसके अंदर हमने एक बात बोली थी कि यहाँ पे हम एक नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह एक फैशन शो ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। तो उसके अंदर जो भी अच्छे मॉडल्स जो हैं, मेल और फीमेल्स जो हैं, वो कांटेक्ट करना चाहें वो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइनर्स जो हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें मंसूर, इस महीने की जो खासियत है अक्टूबर की, वो ये है कि वर्ल्ड डिप्रेशन मंथ जो है अवेयरनेस के हवाले से इस मंथ को बनाया जाता है और लोगों को अवेयर किया जाता है। और डिप्रेशन के हवाले से बस मैं इतना ही लोगों को अवेयर करूँगी कि अपना ख्याल रखें, ख़ुद से मोहब्बत करें, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, कभी भी नाउम्मीद नहीं हो, क्योंकि नाउम्मीदी जो होती है वो कुफ्र है। बिल्कुल ठीक है मैडम। और बहुत अच्छी गुफ्तगू के साथ हम यहाँ पे इख्तिताम कर रहे हैं। फिर दोहरा दें कि वो दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, अगर आप मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे फैशन शो का इनेकाद करने जा रहे हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई भी दोस्त
हमारे इस शो को अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपके लिए हाजिर हैं। वीनस टेलीविज़न की हमेशा से ये पॉलिसीज़ रही हैं कि हम हमेशा न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं। मैडम जी, आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता